There are talks कि शायद इंडिया भी पाकिस्तान पे रिवोल्ट करेगा for whatever they have done with our tourists and all. वो सब का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे मार्केट्स पे और गोल्ड एज अ कमोडिटी पे? ये लेवल थोड़ा हाई है, नो डाउट। से 1-2 महीने में कुछ यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील क्रैक होती है तो रिस्क प्रीमियम जो भी है गोल्ड में वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो माइनर करेक्शन प्राइस में आ सकता है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही अच्छा समय है जब लोग नई शुरुआत करते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन देयर लाइफ। ये भी एक चांस है कि $3500 या फिर 1 लाख टच करिए। रिसेंटली गोल्ड प्राइस नीचे आया है तो आपको एक अच्छा मौका दे रहा है अगेन बाय करने का। मान लीजिए कल अक्षय तृतीया है, मैं खरीदना चाहती हूँ। फर्स्ट है मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूं, सेकंड इज कि मैं गोल्ड ईटीएफ खरीदूं, थर्ड इज गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ डिजिटल गोल्ड एंड फिफ्थ मे बी गोल्ड बॉन्ड्स। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है सो दैट वी ऑल कैन टेक अ बेटर डिसीजन। आजकल ये डिजिटल गोल्ड नया आ चुका है, यू नो कि तुम यूपीआई के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड बाय कर लो और फ्यूचर में जब भी चाहो तो उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लो। एक नया फैक्टर है, जेनजी के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है। ओनली थिंग इज आप जब डिजिटल गोल्ड लेते हो तो आपको जीएसटी पे करना होता है। अगर आप उसको फिजिकली कन्वर्ट करते हो तो अगेन आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। हमने सभी बिटकॉइन ईटीएफ की बात की, यू नो देयर आर टॉक्स कि शायद मिस्टर ट्रम्प इसको लीगल करेंसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पीपल इवन से कि बिटकॉइंस आर द न्यू गोल्ड। Hey, my dear audience, I'm Ms. Zeel Toshi Thakkar and I welcome you all on this podcast. My dear audience, अक्षय तृतीया is just round the corner. इस शुभ अवसर पे हम सब सोना खरीदते हैं, बट यार सोना तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस टच कर चुका है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? और गोल्ड बाई करे या ना करे, और बाई करे तो भी कहाँ बाई करे? यही सारे टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है मिस्टर तपन पटेल, फंड मैनेजर विद टाटा एएमसी। So, Mr. Tapan, I welcome you to our podcast. Thank you, Zeel. Yeah. And hello everyone. I wish all a very happy Akshaya Tritiya. Thank you. So, Mr. Tapan, गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस टच कर चुका है। 24% हाइक हो चुकी है उसमें सिंस द लास्ट 6 मंथ्स। एंड क्या करना चाहिए? क्या रीज़न है इसके पीछे? ये टेम्पररी हाइक है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टेरिफ्स, जो भी वॉर चल रही है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? जी बिल्कुल, गोल्ड प्राइस में हमने अच्छी रैली देखी है। पिछले 3 साल में भी देखे तो प्राइसेस ने अच्छा खासा जो बढ़त है वो दिखा है, और लास्ट 4 to 6 मंथ में तो 25% गेन हमने प्राइस में देखी है। सो 1 लाख क्रॉस डेफिनेटली कर चुका है प्राइसेस, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी नए निवेशक है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास अभी भी मौका है इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है आप होल्ड रख सकते हैं पोजिशन, और नया निवेश अगर करना है सो करेक्शन थोड़ा अगर आता है तो वहाँ से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। बिकॉज अगर जाके लग रहा है कि मिड टू लॉन्गर टर्म गोल्ड प्राइसेस फॉर्म ही रहेंगे, इतना ज़्यादा खराबी प्राइस में अभी नहीं दिख रही है आने वाले समय में। ओके, बट ये हाइक क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ये वर्ल्ड टैरिफ की वजह से इंडिया इतना गोल्ड क्यों बाय कर रही है यूएस से? क्या रीजन है ये सब चीज़ों का? जी, अगर थोड़ा हिस्टोरिकल हम देखें, गोल्ड की साइकिल जनरली रहती है 5 to 8 ईयर्स की, ठीक है। तो अगर हम 2016 से भी अगर प्राइसेस का मूवमेंट देखेंगे तो 2016 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म थी, वहाँ से टैरिफ वॉर शुरू हुआ, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखें गोल्ड के प्राइस 29,000 थे, वहाँ से रैली होना शुरू हुए थे। उसके बाद हमको आया कोविड का फैक्टर, तो मार्केट में और अनसर्टिनिटीज आई है, ठीक है। उसके बाद आया रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इजराइल गाजा, और इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है ट्रेड जो डिस्प्यूट्स है वो काफ़ी बड़े थे क्योंकि सप्लाई चेन्स काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। तो उसका भी रिस्क फैक्टर गोल्ड में ऐड हुआ था। उसके बाद अगेन ट्रम्प की सेकेंड टर्म आई गई, वहाँ पे टैरिफ वॉर शुरू हो गया अग्रेसिवली, तो उसका रिस्क प्रीमियम और बढ़ा। इन सब के बीच कोविड के बाद जो मेजर इकोनॉमीज रिकवर नहीं हो पाई थी, जैसे चाइना, यूएस, यूके और यूरोप, इन सब का भी जो रिसेशन या स्लो ग्रोथ फैक्टर है वो भी अफेक्ट कर रहा था, तो इन्फ्लेशन हाई था। तो इसके कारण गोल्ड में जो है बढ़ोतरी हमको देखने को मिली थी लगातार पिछले 8 साल से। तो ये सारे फैक्टर्स है जो गोल्ड में अभी भी तेजी का निर्देश करते हैं। राइट। सो हम देख रहे हैं कि लास्ट 17 मंथ से चाइना कंटिन्यूसली गोल्ड बाय करता जा रहा है। रिसेंटली इंडिया भी कंटिन्यूसली बाय कर रहा है यूएस से। व्हाट इज द रीजन व्हाई ऑल दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू होल्ड द गोल्ड? तो शुरुआत जैसे मैंने बताया कि टैरिफ वॉर से ही हुई थी, 2016 के बाद से शुरू हुआ था। और जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब रशिया की जो एसेट्स थी यूरोप में और यूके में वो सब फ्रीज कर दी गई थी जी, क्योंकि यूएस वाज सपोर्टिंग यूक्रेन। तो रशिया पे सैंक्शंस लगे, उसकी गोल्ड जो यूके में लंदन के बैंक्स में पड़ा है वो फ्रीज हो गया।
इसी से सीख लेके चाइना ने भी गोल्ड बाइंग शुरू की और बाकी सेंट्रल बैंक ने भी शुरू किया, क्योंकि डॉलर से थोड़ा डिपेंडेंसी वो लोग हटा रहे थे, ठीक है, अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लगातार आप देखें पिछले 2-3 सालों में यूएस और चाइना और रशिया ने गोल्ड बाइंग अपनी बढ़ाई है, साथ ही इंडिया ने भी अपना गोल्ड बाइंग जो है बढ़ाया, क्योंकि अपने जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज डॉलर जो है लगातार स्ट्रांग हो रहा था। तो उसके सामने हेजिंग के लिए गोल्ड का प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ाया है। तो ये रीज़न है कि रिसेंटली हमने ये सर्च देखा है सेंट्रल बैंक्स बाइंग में। आगे जाके भी हमें लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है उसके कारण सारे कंट्रीज़ को एक निर्देश तो मिल गया है कि आगे जाके ये सब कुछ ना हो, प्रिवेंट करने के लिए भी आपको गोल्ड का जो सहारा है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर से डिपेंडेंसी थोड़ा कम करके गोल्ड में अगर वो एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़ा यहाँ पे हो रहा है, जिस कारण हमें लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग जो है वो आने वाले सालों में कंटिन्यू रह सकती है। ओके, सो ये जो फिलहाल जो भी कंट्रीज परचेज कर रही है वो और थोड़े टाइम तक रह सकती है। जी बिल्कुल, अगर मैं डेटा की बात करूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ही डेटा है कि ग्लोबल एवरेज अगर आप देखें गोल्ड का प्रोपोर्शन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो वो 20% है, ठीक है। यूएस और जर्मनी के पास लगभग 70% गोल्ड है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। उसके सामने इंडिया और चाइना लगभग 9-10% की एवरेज पे है। तो इवन इंडिया एंड चाइना भी अगर डिसाइड करेंगे ग्लोबल एवरेज को मीट करना है, तो उनके लिए भी और स्पेस है जहाँ पे गोल्ड बाइंग आ सकता है। और बाकी अगर छोटी कंट्रीज की बात करें, इमर्जिंग नेशंस है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज या फिर अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ से भी बाइंग जो है वो आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड जो है एक सेंटर स्टेज ले सकता है टू प्रोटेक्ट द डॉलर सर्च। ओके, फेयर इनफ। सो ऐसे टाइम पे हमारे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग गोल्ड उन्हें थोड़ा बेच देना चाहिए या बाय करके होल्ड कर करना चाहिए? सी बीइंग एन इंडियन और बीइंग ए गुजराती, वी नो के गोल्ड हमारे वी आर इमोशनली एंड कल्चरली एसोसिएटेड विद द गोल्ड, ठीक है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा गोल्ड आप बेचो, राइट। इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड, ठीक है। तो ये लेवल थोड़ा हाई है, नो डाउट। तो जब भी ये ट्रेड वॉर का जो रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगा, लेट्स से 1-2 महीने में कुछ यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील क्रैक होती है, तो रिस्क प्रीमियम जो भी है गोल्ड में वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो माइनर करेक्शन प्राइस में आ सकता है। वो एक राइट टाइम है, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, या फिर करंट लेवल से भी थोड़ा थोड़ा करके आप गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया एक बहुत ही अच्छा समय है जब लोग नई शुरुआत करते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन देयर लाइफ। तो ये भी एक चांस है कि $3,500 या फिर 1 लाख टच करिए। रिसेंटली गोल्ड प्राइस नीचे आया है, तो आपको एक अच्छा मौका दे रहा है अगेन बाय करने का। ओके, फेयर इनफ। सो अब अगर मुझे बाई करना है, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं बाई कहाँ पे करूँ? क्योंकि अभी मार्केट में इतने ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले तो बहुत सिंपल था कि भाई ज्वेलरी के शॉप में जाओ, वहाँ से 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का कॉइन खरीद लो। बट अब हमारे पास गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स है, अब हमारे पास गोल्ड की ईटीएफ है। आरबीआई ने अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्टॉप कर दिए न्यू इशू करना, लेकिन उनके सेकेंडरी मार्केट में पुराने इशू किए हुए बॉन्ड्स अवेलेबल है। सो अब जब मेरे पास ये 3-4 वैरायटी हो गई है, एंड नाउ आजकल ये डिजिटल गोल्ड नया आ चुका है, कि तुम यूपीआई के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड बाय कर लो और फ्यूचर में जब भी चाहो तो उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लो। सो व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू? वो कहाँ से बाय करे? जी बिल्कुल, अगर आप देखें पिछले सालों में गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स की तरफ से काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं गोल्ड के रिलेटेड, कि जो फिजिकल गोल्ड पे डिपेंडेंसी थी वहाँ से थोड़ा फोकस हटा के डिजिटल और डीमेट फॉर्म में गोल्ड को लाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इंपोर्ट बर्डन जो है वो भी यहाँ पे कम शायद हो सके, इसलिए गवर्नमेंट का ये प्रयास रहा था और कुछ हद तक गवर्नमेंट सक्सेस भी हुई है। गोल्ड ईटीएफ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिला इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड से मूव होने के लिए। उसके बाद डिजिटल गोल्ड और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आए वो एक ऑप्शन थे। नो डाउट जैसे आपने बोला एसजीबी है, सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर वो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो बाय करने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट फैक्टर जो उसका मिल रहा है सेमी एनुअली 2.5% का जी, वो भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो ये सारी आफ्टर टैक्स वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो प्रेजेंट वैल्यू और आफ्टर टैक्स वैल्यू का अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है तो ही आप सेकेंडरी मार्केट में देख सकते हो लेने का। उसके साथ आपको मैच्योरिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो कितने साल में मैच्योर हो रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी पे ही रिडीम करोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, अगर प्री मैच्योर आप निकाल रहे हो तो आपको टैक्स लगेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है आपको देख के सेकेंडरी मार्केट में गोल्ड बाय करना पड़ेगा।
ठीक है। क्या हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं बिटवीन द 4-5 मेथड्स? जैसे कि लेट अस से फर्स्ट इज़ फिज़िकल गोल्ड, ओके? मान लीजिए कल अक्षय तृतीया है, मैं खरीदना चाहती हूँ, तो ऑप्शंस है मेरे पास कि फर्स्ट है मैं फिज़िकल गोल्ड खरीदूँ, सेकंड इज़ कि मैं गोल्ड ईटीएफ खरीदूँ, थर्ड इज़ गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ लेट अस टेक डिजिटल गोल्ड एंड फिफ्थ मे बी गोल्ड ईटीएफ, इफ गोल्ड बॉन्ड, सॉरी। राइट। अगर ये 5 थिंग्स हैं और मुझे इनको कंपेयर करना है, क्या आप मुझे एक-एक करके हमारे ऑडियंस को बता पाओगे कि किसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या लिक्विडिटी है, क्या टैक्सेशन इम्पैक्ट है, सो दैट वी ऑल कैन टेक अ बेटर डिसीजन? जी बिल्कुल, सारे जो प्रोडक्ट्स है, आई मीन जो ऑप्शन है गोल्ड के लिए, उसमें प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे, ठीक जी, है। अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो एक है कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो, जी, टच एंड फील एक्सपीरियंस है, ठीक है। जी। आपको प्योरिटी आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं, राइट। उसका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, प्योरिटी आप देख के लो, आई मीन ये मिस्टेक नहीं करनी है कि विदाउट प्योरिटी चेक किए बिना आप ले लो, हुँ, ठीक है। राइट। तो ये सारे एक है आपको एडवांटेज। ड्रॉबैक यहाँ पे जो हो सकते हैं फिजिकल गोल्ड के, वो है सिक्योरिटी कंसर्न, थेफ्ट हुँ, का इश्यू है, ठीक है। अगर आप लोअर क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको आपको मेकिंग चार्जेस पे करना है, हुँ, प्लस स्टोरेज कॉस्ट भी अगर आप लॉकर में रखते हो, लॉकर का चार्जेस तो आपको देना ही है। जी, तो ये सारे भी कंसर्न है फिजिकल गोल्ड बाय करने के लिए। जी, अगर हम गोल्ड ईटीएफ की तरफ आते हैं तो गोल्ड ईटीएफ आपको डीमेट फॉर्म में मिलता है। जी, तो एज पर सेबी रेगुलेशन आपको 995 प्लस प्योरिटी का गोल्ड के अगेंस्ट आपको यूनिट्स इशू किए जाते हैं, और रिटर्न जो है वो सिमिलरली आपको फिजिकल गोल्ड के सामने मार्क होके आता है, बिकॉज राइट, यूनिट जो है ईटीएफ में फिजिकल गोल्ड के सामने ही इशू होते हैं, राइट। ठीक है। तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है जो गोल्ड ईटीएफ्स है वो। माइनर जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो आपको लगता है, अदरवाइज रिटर्न वाइज जो अगर देखें तो काफ़ी पैरेलल यहाँ पे रिटर्न्स है। सो इवन ईएमसी को गोल्ड ईटीएफ में भी फिजिकल गोल्ड बाय करना पड़ता है? जी बिल्कुल, एज पर सेबी रेगुलेशन फिजिकल गोल्ड के सामने ही यूनिट्स इशू एएमसी कर सकती है, ओके। ठीक है। तो फर्स्ट अगर कोई इन्फ्लो आया है हुँ, तो पहले आपको फिजिकल गोल्ड बाय करना पड़ता है, वो ओके। एएमसी के म्यूचुअल फंड के नाम पे वॉल्ट में रहता है, उसके सामने एएमसी इशू यूनिट्स करती है जो यूनिट्स इश्यू इन्वेस्टर कर को एक सकती है। खाते में जाते हैं। तो ये ओके, इफेक्ट है। तो यहाँ पे एक जो फिजिकल गोल्ड के जो कॉन्स थे यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं कि आपको स्टोरेज का कोई चार्जेस नहीं है या फिर थेफ्ट इशू नहीं है। जी, ये भी जो भी यूनिट्स है आपके डीमेट में आपके सामने रहेंगे, और जब भी चाहो आप उसको एग्जिट कर सकते हो, निकाल सकते हो। राइट। सामने अगर डिजिटल गोल्ड देखे हुँ, तो एक नया फैक्टर है, जेनजी के लिए एक अच्छा एट्रैक्टिव ऑप्शन है। ओनली थिंग इज आप जब डिजिटल गोल्ड लेते हो तो आपको हुँ, जीएसटी पे करना होता है, ओके, राइट। एक बार आपने पे कर दिया, अगर आप होल्ड करते हो और डिजिटली आप निकाल लेते हो, एग्जिट कर देते हो, तो इश्यू नहीं हो। बट अगर आप उसको फिजिकली कन्वर्ट करते हो हुँ। तो अगेन आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। ओह! मतलब अगर मैंने डिजिटली बाय किया है तभी भी मैं जीएसटी पे कर रही हूँ एंड जब मैं उनको बोलती हूँ कि अब मुझे ये डिजिटल से आप मुझे घर पे कुरियर करो या फिजिकल दो मुझे, यस, तब मुझे वापस जीएसटी पे करना यस, है? वापस जीएसटी उसमें पे करना पड़ता है। तो एक यहाँ पे हुँ, कॉस्ट बढ़ आपको जाती है बढ़ जाती हमारी। है। अदरवाइज बाकी अगर देखें डिजिटल गोल्ड भी सेफ है, जी। राइट। और फंड ऑफ फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड पे के आप हुँ, जाते हैं, तो जो भी फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड का है वो गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है। तो फंड ओके, ऑफ फंड जो किस जो इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास डीमैट नहीं है, या फिर जो म्यूचुअल फंड में ही स्कीम्स को स्विच करना चाहते हैं, लेट्स से अभी मार्केट अनसर्टेन है तो आपको इक्विटी से या फिर और असेट क्लास से स्विच होकर गोल्ड में करना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ में फंड में डाल दिए पैसे। जी। अगर 2-3 साल बाद रैली खत्म हुई तो आप वहाँ से हुँ, स्विच करके वापस से अदर इक्विटी जो में या इक्विटी डेट, स्कीम्स या डेट स्कीम में आप स्विच कर सकते हो, तो वो बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। राइट। सो अभी आपने जैसे जीएसटी की बात की कि डिजिटल अकाउंट्स में तो डिजिटल गोल्ड में मुझे करना पड़ता है। तो यही जीएसटी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कैसे फैक्टर्ड इन होता है? तो जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड्स में, ये जो हुँ, फंड्स है उसमें ये जीएसटी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होते आता है। ओके। प्लस जीएसटी जो है ऑन अकाउंट रहता है, हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं गिनते, बिकॉज जब भी मैं गोल्ड सेल करूंगा हुँ, उस टाइम जो एएमसी है जीएसटी जीएसटी, रिसीव करेगी। जी, सो ये फैक्टर जो है यहाँ पे नलीफाई हो जाता है, ओके, तो इतना कॉस्ट बर्डन इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं आता, ओके, ओके एंड ऑफ कोर्स मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस भी हमारे काफ़ी सेव अप हो जाते काफी हैं, वो सेव हो सब जाता है, यस। इम्पैक्ट नहीं प्लस करता है आपको हमें। स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। सो ये तो काफ़ी ऑप्शंस है हमारे पास इन्वेस्टर्स के पास जो इन्वेस्ट करने के लिए। सो आइडियली मुझे मेरे पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज गोल्ड रखना चाहिए? राइट, तो अगर हम 5 साल पहले का अगर सिनेरियो देखें तो मार्केट जो है ग्लोबल सिनेरियो तो काफ़ी स्टेबल था, ठीक हुँ, है।
इम्बैलेंसेस काफ़ी कम थे। तो उस टाइम अगर आप सजेस्ट करना चाहे किसी को, तो जनरली आपको मार्केट से पता चले कि 5 to 8% आप गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी। अभी कोविड के बाद का सिनेरियो जो चेंज हुआ है, ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इतने हो रहे हैं जिसका रिस्क प्रीमियम प्राइस में ऐड हो रहा है, ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लग रहा है कि आने वाले सालों में भी इम्बैलेंसेस कंटिन्यू रहेंगे और उसके कारण जो रिस्क प्रीमियम जो है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगा। तो एज ए वैल्यू प्रोटेक्शन होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, या फिर एज ए सेफ एंड बाइंग भी हो गया। तो एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की तरह से भी गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी। तो जिस कारण मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से अगर देखें तो एटलीस्ट 10 to 15% के बीच में आपका एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ओके, सो अभी आपने कहा कि आने वाले समय में अभी भी देयर इज वॉलेटिलिटी, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग कि ये ट्रेड वॉर किस तरफ जा रहा है? अभी तो जैसे 90 डेज का पॉज है, इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट्स भी थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं, राइट। बट एक बार ये ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या? व्हाट अबाउट डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे अभी देयर आर टॉक्स कि शायद इंडिया भी पाकिस्तान पे रिवोल्ट करेगा फॉर वॉट एवर दे हैव डन विद आवर टूरिस्ट एंड ऑल। वो सब का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे मार्केट्स पे और गोल्ड एज अ कमोडिटी पे? तो ब्रॉडली अगर हम बताएं कि आने वाले समय में गोल्ड का ट्रेंड किस पे निर्भर रहेगा, तो 3 Ds जो है एज पर सिटी का ही रिपोर्ट है रिसेंटली, तो 3 Ds है उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। फर्स्ट इज डिटेरियोरेशन, जो ग्लोबल ग्रोथ में डिटेरियोरेशन हुआ है उसके कारण गोल्ड में हमको इन्फ्लो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। थर्ड थिंग है डाइवर्सिफिकेशन, कि डॉलर के अगेंस्ट में डाइवर्सिफाई सब कर रहे हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक्स और जो भी इन्वेस्टर्स है वो भी, ठीक है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन टूल की तरफ भी सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में जा रहा है। जी। और थर्ड इज डिबेसमेंट, जो टैरिफ वॉर के बाद इंक्लूडिंग यूएस और चाइना, आई मीन खास करके यूएस और चाइना दोनों ही डॉलर को डिबेस, आई मीन उसका वैल्यू कम करने के लिए प्रयास में है, क्योंकि अपना जो है वो हेजिंग जो है या फिर यूएस को जो कंसर्न है अंदरूनी वो सॉल्व किया जाए। तो ये डिबेसमेंट अगर डॉलर का होगा तो उसका बेनिफिट भी गोल्ड को मिलेगा आने वाले समय में। तो ये सारी चीजें जो अभी इफेक्ट कर रही है। एडिशनली अगर देखें ट्रेड वॉर खत्म हो गया, लेट्स से कुछ डील क्रैक हो गई बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, उसके बाद क्या होगा? तो यूएस के पास अभी भी कंसर्न जो है वो एक हायर इन्फ्लेशन है, उनका जॉब मार्केट काफी टाइट है, ठीक है, उनका जो पब्लिक डेट जो इतना बड़ा हुआ है उनका रिपेमेंट उनको 2025-2026 में करना है जी। तो अगर वो रिपेमेंट हाई यील्ड पे हुआ तो एक बर्डन उनकी इकोनॉमी पे आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो निर्देश करते हैं कि शायद रिसेशन आ सकता है यूएस में। तो रिसेशनरी पीरियड भी गोल्ड के लिए फेवरेबल है। अगेन अनदर थिंग इज, अगर यूएस फेड रेट कट करना शुरू करता है, अगर हिस्टोरिकल हम देखें 2008 का रिसेशनरी टाइम था तब यूएस फेड ने रेट कट शुरू किया था और गोल्ड को रैली मिला था जी। तो अगर ये रेट कट अभी शुरू नहीं हुआ, अगर रेट कट शुरू हुआ तो भी यहाँ से गोल्ड को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। और आपने बात की जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान कंसर्न है या फिर बाकी सब ऑलरेडी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन है, इजराइल गाजा है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे गोल्ड में, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इस जो है वो काफ़ी अर्ली होगा उसके कमेंट करने के लिए, बिकॉज अभी भी प्रयास चालू है डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रेस करने का। सो अगर लार्जर कॉन्फ्लिक्ट कुछ हुआ तो ही उस पर अगेन रिस्क प्रीमियम ऐड होगा, अदरवाइज ऑन दिस इशू इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि गोल्ड पे इम्पैक्ट उसका क्या है। लेकिन ग्लोबल फंडामेंटल्स में जो हो रहा है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में जो सपोर्ट आ रहा है वहाँ से, वो गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, SGP एज अ प्रोडक्ट इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, ओके, कि वो आपको भाई 8 ईयर्स आप रुक जाओगे तो आपको टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको हर 6 मंथली कूपन आएगा, द एनुअल इंटरेस्ट इज 2.5%। बट RBI ने ये लास्ट ईयर बोल दिया कि भाई अब मैं रीइश्यू नहीं करूँगा, क्यों ऐसा? तो RBI को जब SGP इशू किया था तो लगा था कि गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो एक तरह से कर्टेल करना चाहिए, कैप करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जो एग्जिस्टिंग गोल्ड जो है उसके सामने बॉन्ड्स इशू किए, लेकिन जो गोल्ड में रैली आई है उसके सामने गवर्नमेंट को जो मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। इसीलिए रिसेंटली RBI ने यानी कि मैच्योरिटी प्रोसीड्स देते टाइम यस महंगा पड़ेगा, तो इसलिए RBI ने रिसेंटली जो है प्री मैच्योर रिडेम्पशन वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स में कर दिया, 2 सीरीज में कर दिया है और बोला कि नया इश्यू अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये इवेंचुअली गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन किए जा रहा था। इसीलिए तो आगे जाके अगर RBI इशू भी करती है तो उनको मे बी, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, हम कहीं सुन नहीं रहे, कहीं आया भी नहीं है, लेकिन अगर आ सकता है तो मे बी कुछ रेगुलेशन के साथ RBI रीइश्यू कर सकती है जहाँ पे रिटर्न्स पे कैप हो या फिर कुछ तो रहेगा उसमें कैच, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है।
ओके, राइट। सो जैसे वी डोंट नो, शायद आरबीआई लॉन्च कर भी सकता है, यानी कि अलोंग विद सम मॉडिफिकेशंस इन द यस। फ्यूचर। ठीक है। सो रहा सवाल, हम जैसे बॉन्ड्स पे ही बात कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, कि दोनों ही ऑपोजिट ट्रेट वाले हैं। बट लास्ट ईयर हमने देखा था कि बॉन्ड्स भी अप थे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डायनामिक्स, स्टॉक मार्केट्स भी अप थे, गोल्ड के प्राइसेस भी अप थे। सो ऐसा क्यों दैट ऑल द एसेट्स वर गोइंग अप? सो लास्ट ईयर एक रेयर सिनेरियो था, जैसे आपने बताया कि सारे एसेट क्लास जो इन्वर्स कोरिलेटेड है वो साथ में चल रहे थे। आई मीन इंटरेस्ट रेट ऊपर थे, इन्फ्लेशन हाई था, करेंसी यूएस डॉलर स्ट्रांग था, इक्विटी स्ट्रांग था और ट्रेजरी यील्ड्स भी अप थे। मेन कारण जो था कि यूएस के ग्रोथ कंसर्न थे, एडिशनली जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे और सेंट्रल बैंक जो चाइना और रशिया अग्रेसिवली बाय कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी थी। इसके कारण जो है गोल्ड अप था। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस में जो सीनारियो था हाई इन्फ्लेशन, तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जो गोल्ड का बेनिफिट है वो यहाँ पे ले रहा था। सेकेंडली जो बैंक सेंट्रल बैंक की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसका भी यहाँ पे इन्फ्लो था। नो डाउट ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स में उतना इन्फ्लो नहीं था, बिकॉज उस टाइम जब यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, आई मीन इक्विटी मार्केट्स ऊपर थे, तो इन्फ्लोज जो थे वो यूएस में जो बिटकॉइन ईटीएफ्स है वहाँ पे जा रहा था। तो इसलिए हमको लास्ट ईयर गोल्ड ईटीएफ इन्फ्लोज यूएस में उतना दिखाई नहीं दिया था। बट अगर इस साल की बात करें तो वापस से आफ्टर टैरिफ वॉर गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो आना शुरू हो गया है। ओके। हमने जैसे अभी बिटकॉइन ईटीएफ की बात की, देर आर टॉक्स कि शायद मिस्टर ट्रम्प इसको लीगल करेंसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर एलन मस्क ने भी कहा था कि आई विल ऑफिशियली एक्सेप्ट बिटकॉइंस, बट ऑफ कोर्स उन्होंने 2 days में ही वापस बोल दिया कि नहीं, अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जिससे बहुत बड़ा जंप आया था एंड देन फॉल आया था। What do you think about this? People even say कि bitcoins are the new gold, because we don't know ना, हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद हर कोई बिटकॉइन में ट्रेड करे जिस तरीके से आज लोग डॉलर्स में या गोल्ड में करते हैं। राइट। हाउ विल दैट इम्पैक्ट आवर लाइव्स? क्या होगा उससे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन जो है काफ़ी नई चीज़ है। आई मीन पूरा डिजिटल करेंसी पैरेलल आप बात कर सकते हो उस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूएस गवर्नमेंट का जो बात आ रही है कि दे विल ऑफिशियली एक्सेप्ट बिटकॉइंस, बट उसमें भी उन्होंने क्लैरिटी दिया था कि जो बिटकॉइंस उन्होंने एज ए क्या बोलते हैं इलीगल एक्टिविटी में जो जब्त किए हुए हैं, आई मीन सीज किए हुए हैं, वो बिटकॉइंस एज ए ट्रेजरी में वो लोग रखेंगे। मार्केट्स में जाके फ्रेश वो बाय नहीं करेंगे। तो ये कि यहाँ पे वो क्लैरिटी गवर्नमेंट ने दी थी। सेकेंडली इलॉन मस्क और बाकी जो है, आई मीन लेजेंड्स, आई मीन कॉर्पोरेट्स, तो वो अगर बोल रहे हैं तो है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फिर ट्रेडिंग पर्पज से ठीक है, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी अभी आना बाकी है। जी। और अगर गोल्ड के साथ अगर कंपेयर करना हो तो बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। आपको जब भी लेते हो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, तो उसमें एक कंसर्न होगा, हैकिंग का भी कंसर्न है। कोई भी आपका अकाउंट हैक करके अगर आप, बिकॉज टेक्नोलॉजी कभी भी क्रैक हो सकती है, तो थेफ्ट का इश्यू है। तो एक्सेप्टेंस ग्लोबल लेवल पे उसका पैरेलल टू गोल्ड आना अभी भी बाकी है, बिकॉज गोल्ड जो है वो एज ए रिजर्व करेंसी भी माना गया है पहले से ही। 1920 में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड देखा था, 1970 में ब्रिटेन वुड्स से हटके सब डॉलर सिस्टम पे आए थे। तो पिछले सालों में भी आपने सुना होगा कि डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। ब्रिक्स नेशन भी लास्ट मीटिंग्स में एक पैरेलल करेंसी की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर ट्रम्प ने भी थ्रेट किया था कि अगर आप नया करेंसी कुछ ला रहे हो तो 100% टैरिफ डालूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रक्चरल चेंजेस शायद हो सकते हैं आने वाले सालों में। 10 साल 20 साल कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है, क्योंकि डॉलर को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से निकालना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी करना है तो सेंटर स्टेज पे आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, उसके पैरेलल आप कुछ कर सकते हो, तो वो होगा गोल्ड। तो इसीलिए जो हमने बताया कि स्ट्रेटेजिक अलोकेशन की तरह से आपको गोल्ड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि इम्बैलेंसेस जो है ग्लोबल लेवल पे वो चीज़, प्लस ये स्ट्रक्चरल चेंजेस और ग्रोथ कंसर्न जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए यूएस में है, वो सारी चीज़ें जो है गोल्ड में अफेक्ट करेगी। तो फर्म रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड। राइट। ओके। सो कमिंग बैक टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, कोई यंग पर्सन है और वो धीरे धीरे गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, इन अ स्टैगर्ड वे दे वांट टू इन्वेस्ट, हाउ कैन दे स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स? तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो सालों से होता आ रहा है, और अगर आप 100 साल की भी प्राइस हिस्ट्री निकाल ले तो गोल्ड आपको कभी भी रिपीटेड प्राइस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मेजर फैक्टर जो है, एक तो हमारा इम्पोर्ट्स है, गोल्ड पूरा हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण हमेशा हमको करेंसी इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है।
तो अभी गोल्ड हाई प्राइस पे है, आगे जाके यूएस इकोनॉमी रिकवर भी करती है, ठीक है, तो डॉलर स्ट्रांग होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड अगर डाउन आता है लेकिन डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा। तो इंडियन टर्म में अगर देखें तो गोल्ड उतना आपको नीचे नहीं दिखेगा कंपेयर टू डॉलर टर्म्स। तो जो भी नए इन्वेस्टर्स है अगर वो सोचते हैं कि काफ़ी हाई है, वापस से 70,000 80,000 आ जाएगा तो हम देखेंगे, या फिर तो वो एक यहाँ पे सोचने वाली बात है। बेटर कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो नहीं होगा शायद नेक्स्ट टाइम। तो बेटर आप एक बार इन्वेस्ट करना शुरू कर दो स्टैगर वे में। जैसे मैंने बताया कि एक माइनर करेक्शन आ सकता है, तो एटलीस्ट 2-3% फॉल अगर आता है तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, और 2-3% फॉल आया तो आप इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जैसे बताया अक्षय तृतीया इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड, तो आपको एक एटलीस्ट स्किन इन द गेम इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कुछ भी अनसर्टेन इवेंट हो गया, टैरिफ वॉर जो है बैकफायर हुआ, तो एकदम से फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकता है। तो जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट करें तो वो शायद ना भी आए। तो काफी अनसर्टेन टाइम है ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। तो उसके कारण जो है वो गोल्ड में एटलीस्ट एक बार एंट्री ले लेनी चाहिए, रादर टू वेट फॉर अ करेक्शन। करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, बट एंट्री एक बार कर लेनी चाहिए। श्योर। आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में आपने कितना गोल्ड होल्ड करके रखा है? सी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो जो मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसी में है, जो मल्टी एसेट स्कीम जो हमारी है उसमें जो गोल्ड एलोकेशन हमारा है वो चीज़ है, और थोड़ा बहुत जो इनहेरिटेंस आता है वो चीज़ है, फैमिली गिफ्टिंग इस तरीके से। सो एटलीस्ट 8-10% तो रहेगा ही मेरा जो पोर्टफोलियो में गोल्ड। यस ग्रेट। जैसा हम गोल्ड ETF की फिलहाल बात कर रहे हैं, ये मैंने पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व किया है कि जो गोल्ड ETF की NAV है, इट इज़ नॉट मैचिंग एग्जैक्टली विद द गोल्ड प्राइस। अगर सपोज गोल्ड का प्राइस 1 ग्राम है 10,000 रुपीज़, तो ये NAV शायद 9,000 या 9,200 या उस रेंज में घूम रही होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड ETF तो आइडियली एग्जैक्टली शुड मैच वॉट एवर द गोल्ड इज गोइंग ना, तो क्यों इसमें डिफरेंस होता है? जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स जो है वो ये ऑब्जर्व करते होंगे और सबको एक्सप्लेनेशन शायद नहीं मिलता होगा, तो अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट रेज किया। तो जब भी AMC यूनिट इशू करती है तो 1 kg गोल्ड के सामने इशू करती है, और 1 kg गोल्ड अगर फिजिकल में AMC ले रही है तो उसको 3% GST पे करना होता है जी, ठीक है। सो एवरी टाइम ये कोई यूनिट्स क्रिएशन के लिए आता है 1 किलो गोल्ड के साथ, तो एवरी टाइम AMC को 3% GST कैश पेमेंट करना पड़ता है जी। तो ये कैश कंपोनेंट, जो कैश मैनेजमेंट जो है वो बार बार AMC को चर्न करना पड़ता है, उसके लिए कैश क्रिएट करना पड़ता है। तो ये एक AMC के लिए काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, क्योंकि कैश रखने के लिए भी उनका ट्रैकिंग एरर बढ़ जाता है। तो AMC यहाँ पे क्या करती है, अगर आप देखोगे सारी AMCs ने अपना बास्केट साइज जो है वो बढ़ा के रखा है। तो 1 kg गोल्ड के सामने अगर आपको 10,000 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो AMC अपना बास्केट साइज 10,000 से बढ़ा के लेट्स से 12,000 कर देंगे। 12,000 यूनिट्स इशू करेंगे। तो जब भी कोई मार्केट मेकर या भी कोई आता है 1 किलो गोल्ड के सामने, AMC 12,000 यूनिट्स देती है, तो 10,000 तो आपके गोल्ड के सामने यूनिट्स हो गए, 2,000 जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो आप AMC सामने कैश ले लेती है, तो उसमें आपका जो GST कंपोनेंट वो एडजस्ट हो गया, तो AMC को हर बार उतना कैश जनरेट करना नहीं रहता। तो ये फैक्टर है जिसके कारण आपको जो NAV है वो जनरली गोल्ड के प्राइस से थोड़ा कम दिखती है, क्योंकि यूनिट ज्यादा इशू हुए हैं। तो अगर आप ज्यादा हुए तो NAV कम हो गई है। हाँ, तो अगर आप कैलकुलेशन में जाना चाहें तो गोल्ड का प्राइस आप देख लीजिए और पर्टिकुलर AMC का बास्केट साइज उसके डिवाइड कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट NAV जो है उसको आपकी मिल जाएगी। ओके, बट इससे मेरे रिटर्न्स इम्पैक्ट करेंगे या नहीं? अगर मैं सपोज गोल्ड ETF बाय करती हूँ और उन्हें 5 years तक होल्ड करती हूँ, एंड देन व्हेन आई गो टू सेल दोस ETFs, सो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है या ग्रोथ परसेंटेज है फ्रॉम X पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्या वो सेम रहेगा विद फिजिकल गोल्ड? जी बिल्कुल, इसमें रिटर्न्स में आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, रिटर्न्स सिमिलर ही रहेंगे। ओनली थिंग इज गोल्ड के सामने हम कैश ले रहे हैं, उतना डिफरेंस है, लेकिन उसमें आपके गोल्ड के वैल्यू या फिर जो इन्वेस्टमेंट है प्रोसेस उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आपका रिटर्न जो है वो सेम रहेगा। Any message that you would like to give to our audience in general, not just related to gold, but markets, investments, anything that you would like to say? जी, इन्वेस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। इवन इंडियन इक्विटी मार्केट्स की अगर आप देखें तो पिछले साल की रैली के बाद एक करेक्शन मोड पे है, स्टेबल हो गया है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स। तो इन सारे सिनेरियो और जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं आगे, वो सारे फैक्टर्स जो है गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। तो आप
एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कीजिए गोल्ड में, एटलीस्ट कीजिए. यू शुड नॉट बी आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गोल्ड. आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड में. और जो भी प्रोडक्ट आपको कंफर्टेबल हो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, वेदर इट इज फिजिकल गोल्ड, वेदर इट इज गोल्ड ETF, फंड ऑफ फंड्स और डिजिटल गोल्ड. ठीक है, वो आप देख सकते हो, लेकिन आप एटलीस्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. बिकॉज गोल्ड जो है वो हिस्टोरिकली हमने देखा है एक वैल्यू प्रोटेक्शन रहा है अनसर्टेन टाइम में, डाइवर्सिफिकेशन टूल भी रहा है और एक सेफ हेवन एसेट भी रहा है कि जब मार्केट खराब होता है, अनसर्टेन होता है टाइम, वहाँ पे जो है आपको प्रोटेक्शन देता है अपने पोर्टफोलियो को. सो वेल, थैंक यू तपन जी. आई एम श्योर आपने आज जो भी इंसाइट्स दिए हैं हमारे ऑडियंस के बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे. क्योंकि मुझे भी ऑफ लेट लोग आके मुझसे पूछ रहे थे कि जील हमें गोल्ड बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो अब जिन्होंने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है सबको मैं हमारे पॉडकास्ट के लिंक भेजने वाली हूँ कि भाई ये देख लो, मुझसे मत पूछो. So thank you very much for being on our podcast. Thank you, Zeel, and thank you everyone, and thank you for having us. Yes. So my dear audience, आपको हमारे एपिसोड में क्या अच्छा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए. Do not forget to subscribe to our channel Investing with Upsurge, and yes, keep following us. I will see you all in the next podcast.